हेलो एंड वेलकम बैक टू पढ़ो सोचो। जैसा कि हमने सीटेट एग्जाम को ध्यान में रखते हुए ऑफिशियल पीवाईक्यू की डेडिकेटेड सीरीज शुरू की है। इसी सीरीज का ये अगला पार्ट है। अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर के देखिए। ध्यान रखिएगा, जितना ज्यादा क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करेंगे एग्जाम सेंटर में उतना ईजी होगा क्वेश्चंस को सॉल्व करना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो आज का पहला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब्स कल्चरली रिस्पॉन्सिव टीचिंग टू केटर टू डाइवर्स ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। छात्रों के विविध समूहों को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षण का सही वर्णन करता है, बताइए। देखिए, कल्चरली रिस्पॉन्सिव टीचिंग अर्थात सीआरटी ऐसी टीचिंग स्ट्रेटजी या मेथोडोलॉजी जिसके द्वारा हम डाइवर्स बैकग्राउंड के बच्चों को केटर कर सकें या उनको हम शिक्षित कर सकें। इसके लिए बहुत जरूरी है कि एज अ टीचर हमें इंटेंशनली अपनी टीचिंग स्ट्रेटजी ऐसे प्लान करनी चाहिए कि बच्चे आसानी से समझ सकें और एडाप्टिव होना चाहिए डिफरेंट डिफरेंट कल्चर के प्रति। और हमारे जितने भी इंस्ट्रक्शंस हैं वो भी डिफरेंशिएटेड होने, क्योंकि बच्चों का बैकग्राउंड डिफरेंट है तो उनकी लर्निंग स्पीड डिफरेंट है, उनकी समझने की क्षमता भी डिफरेंट तरीके से होगी। तो अगर हम सभी बच्चों के लिए सेम ही वर्कशीट देंगे या सेम ही इंस्ट्रक्शन देंगे तो बच्चे हो सकता है ना सीख पाए। तो ये बहुत जरूरी है, हमारी टीचिंग स्ट्रेटजी में डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन या विभेदित निर्देश होने चाहिए। लेकिन स्टैंडर्डाइज या मानकीकृत करिकुलम या मानकीकृत टीचिंग स्ट्रेटजी नहीं होनी चाहिए, बल्कि फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। तो यहाँ पे 1 2 3 हमारे तीनों सही है, चौथा हमारा गलत है, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही होता है। A teacher asks herself, how can I provide experiences that require students to classify different types of objects in the environment and analyze their classification schemes? Which intelligence is she trying to promote in student? एक शिक्षिका खुद से पूछती है, मैं ऐसे अनुभव कैसे प्रदान कर सकती हूँ जिसमें छात्रों को पर्यावरण में विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को वर्गीकृत करने और उनकी वर्गीकरण के स्कीमों का विश्लेषण करने की आवश्यकता हो। वह छात्रों में किस बुद्धिमत्ता को बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है, बताइए। देखिए, स्पीयरमैन ने सिंगल फैक्टर इंटेलिजेंस की बात कही, वहीं हार्वर्ड गार्डनर आते हैं और स्पीयरमैन की थ्योरी को क्रिटिक करते हैं और बोलते हैं नहीं, इंटेलिजेंस कोई एक नंबर से नहीं मापा जा सकता है, कोई एक सिंपल पैमाना नहीं हो सकता। और वो देते हैं मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी, जिसमें वो बात करते हैं 8 से 9 टाइप ऑफ इंटेलिजेंस की। तो यहाँ बात हो रही है किस किस प्रकार के इंटेलिजेंस को प्रमोट किया जाता है जब छात्रों को पर्यावरण नेचर के प्रति उनको वस्तुओं को वर्गीकृत करने और स्कीमों को विश्लेषण करने की आवश्यकता हो। तो इससे किस प्रकार की इंटेलिजेंस की डेवलपमेंट होगा, उसे हम कहेंगे नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस या कहेंगे प्राकृतिक बुद्धिमत्ता। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस होता है जब आप दूसरों के बारे में जानते हैं, जैसे इंटरव्यू हो गया। बॉडली कैनेस्टिक होता है जब आप डांस एथलेटिक इन सब के बारे में होता है। लिंग्विस्टिक होता है जब आप लैंग्वेज में एक्सपर्ट होते हैं या फिर आप राइटर ऑथर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। असर्शन रीजन सेम ट्रिक अपनाएंगे, पहले दोनों स्टेटमेंट को इंडिविजुअली पढ़ेंगे, अगर सही है तो देखेंगे दोनों एक दूसरे को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि नहीं। अभिकथन है, शिक्षकों को विद्यार्थियों के बीच बहस चर्चा और सहयोग को प्रोत्साहित करना चाहिए। टीचर शुड एनकरेज डिबेट्स डिस्कशन एंड कोलैबोरेशंस एमंग स्टूडेंट। रीजन, knowledge production is an inactive process and engagement in group activities hinders meaningful learning। कारण, ज्ञान उत्पादन एक निष्क्रिय प्रक्रिया है और सामूहिक गतिविधियों में संलग्नता अर्थपूर्ण अधिगम में बाधा डालती है, बताइए। जैसा कि स्टेटमेंट है, पहला स्टेटमेंट कह रहा है टीचर शुड एनकरेज डिबेट डिस्कशन कोलैबोरेशन। बिल्कुल सही है, टीचर को ये चीजें एनकरेज करनी चाहिए, क्योंकि वाइगोत्स्की कहते हैं हम सोसाइटी लर्निंग सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म की बात है, हम अपने पीयर ग्रुप से सीखते हैं। सो हमारा असर्शन सही है। नॉलेज प्रोडक्शन इज एन इनएक्टिव प्रोसेस, निष्क्रिय प्रक्रिया है, ये बिल्कुल स्टेटमेंट गलत है। प्याजे वाइगोत्स्की सब कहते हैं क्या है, एक्टिव प्रोसेस लर्निंग। सो हमारा रीजन गलत है, असर्शन सही। सो ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स। सेम, स्कूलों को उस ढांचे के भीतर कार्य करना चाहिए जो तैयार उत्पाद और सीखने के परिणामों का आकलन करते हैं। स्कूल शुड फंक्शन विद इन फ्रेमवर्क व्हिच असेस द फिनिश्ड प्रोडक्ट एंड लर्निंग आउटकम्स। सीखना पक्के तौर पर अनुक्रमिक और पदानुक्रमित है। लर्निंग इज टाइटली सीक्वेंशियल एंड हायरार्कियल, बताइए। चलिए देखते हैं, स्टेटमेंट कह रहा है स्कूल शुड फंक्शन विद इन फ्रेमवर्क व्हिच असेस फिनिश्ड प्रोडक्ट एंड लर्निंग आउटकम। ये एनसीएफ के कंप्लीटली अपोजिट बात कर रहा है। एनसीएफ बात कर रही है कंटिन्यूअस एंड कंप्रिहेंसिव इवैल्यूएशन की, एक प्रोसेस है लर्निंग।
सो असर्शन हमारा फॉल्स है। लर्निंग इज टाइटली सिक्वेंशियल एंड हायरार्किकल, ये भी बुरी तरह से गलत स्टेटमेंट है। लर्निंग क्या, पियाजे एंड वाइगोस्की क्या कहते हैं, एक्टिव लर्नर है, कंस्ट्रक्ट करते हैं नॉलेज, तो ये सीक्वेंशियल हायरार्किकल होगा ही नहीं। सो हमारे दोनों स्टेटमेंट गलत हैं। सो बोथ ए एंड आर आर फॉल्स, ऑप्शन नंबर 3। Sunita, a 12-year-old girl, shows exceptional music ability. Both her parents are accomplished singers and they send her for classes for voice training after school. Her capabilities are most likely to be the result of an interaction between. सुनीता एक 12 वर्षीय लड़की विशेष संगीतीय क्षमता रखती है। उसके माता पिता दोनों ही निपुण गायक हैं और वे सुनीता को अपनी आवाज को और बेहतर करने के लिए प्रशिक्षण कक्षा में भेज रहे हैं। सुनीता की यह क्षमता संभावित रूप से किन कारकों के अंतःक्रिया का परिणाम है, बताइए। जैसा कि ये हमने हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट में डिस्कस किया। फर्स्ट, पेरेंट्स सिंगर्स हैं मींस हेरिडिटी है। इसके अलावा ट्रेनिंग भी मिल रही है मींस एनवायरनमेंट भी प्रोवाइड हो रहा है। एंड डेवलपमेंट इज इक्वल टू हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट के इंटरेक्शंस होता है। सो हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही है। A key commonality in Piaget and Vygotsky theory is, पियाजे और वाइगोत्स्की के सिद्धांत की एक प्रमुख समानता है, बताइए। देखिए ये दोनों एक ऐसे थिंकर हैं जिनकी थ्योरी आपसे पूछी जाएगी रिपीटेड मोड में। अगर आपने इनके कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर किए हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर के देखिए, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं ये दोनों साइकोलॉजिस्ट। चलिए ऑप्शन देखते हैं। फोकस ऑन स्टेज लाइक प्रोग्रेशन इन चिल्ड्रंस डेवलपमेंट, बच्चों के विकास में चरण जैसी प्रगति पर ध्यान। इन्वॉल्वमेंट एंड एंगेजमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन देयर ओन लर्निंग, बच्चों की स्वयं की शिक्षा में संलग्नता और जुड़ाव। द रोल ऑफ कल्चर इन द कॉग्निटिव प्रोसेस, संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में संस्कृति की भूमिका। द देयर व्यूज ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन लैंग्वेज एंड थॉट, भाषा और विचार के बीच संबंधों के बारे में उनका चिंतन, बताइए। चलिए देखते हैं। कभी भी ऐसे ऑप्शन आए तो कंफ्यूज नहीं होना है, दिमाग को क्लैरिफाई करके रखना। पहला बात करें फोकस ऑन स्टेजेस लाइक प्रोग्रेशन, स्टेज की बात पियाजे करते हैं, वाइगोत्स्की नहीं करते हैं। और क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन है दोनों में समानता क्या है, कॉमनैलिटी। सो पहला बात कर रहा है पियाजे की, वाइगोत्स्की नहीं, तो हमारा ऑप्शन गलत होगा। दूसरा कर रहा है इन्वॉल्वमेंट एंड एंगेजमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन देयर ओन लर्निंग, बिल्कुल सही है। ये बात कर रहे हैं बच्चों के स्वयं से सीखते हैं, इन्वॉल्व रहते हैं और सोसाइटी भी सीखते हैं, तो ये दोनों के लिए दोनों बात करते हैं, तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ सही है। अभी द रोल ऑफ कल्चर इन द कॉग्निटिव, इसकी बात वाइगोत्स्की करते हैं लेकिन पियाजे इसकी बात नहीं करते हैं, तो ऑप्शन नंबर 3 भी गलत होता है। रिलेशनशिप बिटवीन लैंग्वेज एंड थॉट, दोनों के व्यूज बहुत डिफरेंट है। सो हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्टली मैच्ड पेयर, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित युग्म है, बताइए। पहला ऑप्शन कह रहा है नॉर्म रेफरेंस असेसमेंट कंपेयर्स परफॉर्मेंस टू दैट ऑफ पीयर्स, मानक संदर्भित मूल्यांकन साथियों के प्रदर्शन की तुलना करता है, सही बात है। फॉर्मेटिव असेसमेंट डिटरमाइनिंग व्हाट द स्टूडेंट कैन डू बिफोर एंड आफ्टर द क्लास, रचनात्मक मूल्यांकन यह निर्धारित करना कि छात्र कक्षा से पहले और बाद में क्या कर सकते हैं, ये तो गलत है, क्योंकि फॉर्मेटिव असेसमेंट हमारा एक ऑनगोइंग असेसमेंट है जिससे टीचिंग स्ट्रेटजी को बेटर कर सके। Summative assessment involves paper pencil test as well as detailed accounts of non-written behaviors. योगात्मक मूल्यांकन इनमें पेपर पेंसिल परीक्षा के साथ साथ गैर लिखित व्यवहारों के विस्तृत नहीं। समेटिव असेसमेंट एट द एंड ऑफ सेशन होता है, फॉर्मेटिव असेसमेंट ड्यूरिंग द सेशन होता है, ये चीज ध्यान रखिएगा। क्राइटेरियन रेफरेंस असेसमेंट इंक्लूड मास्टरी ऑफ स्पेसिफिक टॉपिक, सही है। जैसे कि आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, ये क्या है, क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट है। बट इसमें दोनों आंसर सही लग रहे हैं, लेकिन सीटेट ने किसको सही माना है इसके लिए आप एक बार ऑफिशियल आंसर की चेक कर लीजिएगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन दोनों से, लेकिन मुझे ऑप्शन 4 ज्यादा बेटर लग रहा है कंपैरिजन में ऑप्शन 1 के। Sensitive periods are those time periods during which certain are especially important of course of normal development. संवेदनशील अवधि वह समय अवधि होती है जिसके दौरान कुछ विशेष रूप से सामान्य विकास के लिए महत्वपूर्ण होती है, बताइए। देखिए ध्यान दिए, सेंसिटिव पीरियड का मतलब होता है वो पीरियड जब सबसे ज्यादा डेवलपमेंट तेजी से होता है। तो देखिए हेरिडिटी फैक्टर आप कंट्रोल नहीं कर सकते, आप क्या कंट्रोल कर सकते हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर्स। सो हमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा, बी, ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि जितना अच्छा हो सके उतना एनवायरनमेंट आप प्रोवाइड करेंगे तो उस सेंसिटिव पीरियड में ग्रोथ तेजी से होगा, डेवलपमेंट तेजी से होगा। अकॉर्डिंग टू वाइगोस्की व्हाट इज रिलेशनशिप बिटवीन लैंग्वेज एंड थॉट, वाइगोस्की के अनुसार भाषा और विचार के बीच क्या संबंध है, बताइए।
थॉट शेप्स लैंग्वेज, विचार भाषा को आकार देते हैं। लैंग्वेज एंड थॉट आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, ये तो पूरी तरह से गलत है। भाषा और विचार एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं है। जितनी अच्छी भाषा होगी उतने अच्छे हम विचार सोच सकते हैं, ये वाइगोत्स्की का कथन है। लैंग्वेज एंड थॉट आर कॉम्प्लेक्स इंटर रिलेटेड प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट, सही लग रहा है। लैंग्वेज डज नॉट शेप थॉट, ये बिल्कुल गलत है। हमारे दो ऑप्शन पूरी तरह से। अब बताइए, थॉट शेप्स लैंग्वेज और लैंग्वेज शेप्स थॉट? लैंग्वेज शेप्स थॉट, तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। इंक्लूसिव क्लासरूम्स, समावेशी कक्षाओं में। समावेशी कक्षाएं क्या होती हैं? जब डाइवर्स बैकग्राउंड, डिफरेंट बैकग्राउंड के स्टूडेंट एक साथ एक ही कक्षा में रहें बिना किसी भेदभाव के, कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं, और टीचर भी डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, विभेदित निर्देशन के थ्रू बच्चों को उनके बैकग्राउंड को ध्यान में रखते हुए टीचिंग स्ट्रेटजी अडॉप्ट करे, तो वो होती है इंक्लूसिव क्लासरूम। हमें सिस्टम को बदलना है, बच्चों को नहीं, ये चीज ध्यान में रखिएगा। इज एन एजुकेशनल प्रोग्राम ऑफर टू केटर द नीड्स ऑफ स्पेशल चिल्ड्रन, विशेष बच्चों की जरूरतों को पूरा करने के लिए एक अलग शैक्षिक कार्यक्रम पेश किया जाता है। आर मेंट टू ऑफर डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन एज पर इंडिविजुअल, बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन नंबर 2। हमें डिफरेंशिएटेड या भिन्नताओं के अनुसार विभेदित निर्देश दिए जाते हैं, ऑप्शन नंबर 2 हमारा अभी सही है। एम टू रिमूव ऑल काइंड्स ऑफ डिफरेंसेस अमंग द चिल्ड्रन, बच्चों के बीच हर तरह की विभिन्नता को दूर करना, बिल्कुल नहीं। हमें डाइवर्सिटी को या ये डिफरेंशिएशन को एज अ टूल यूज करना है। रिकॉग्नाइज दैट एवरी चाइल्ड विल लर्न एट द सेम रेट, नहीं, हर एक बच्चे की लर्निंग कैपेसिटी डिफरेंट डिफरेंट होती है, लर्निंग स्पीड डिफरेंट होती है। सो हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही है। इन प्रोग्रेसिव एजुकेशन चिल्ड्रेन आर परसीव्ड एज, प्रगतिशील कक्षा में बच्चों को किस तरह देखा जाता है? कंप्लायंट एंड कैपेबल ऑफ ओनली कंज्यूमिंग नॉलेज, बिल्कुल नहीं। आज्ञाकारी और केवल ज्ञान का उपभोग करने में सक्षम नहीं, ऐसा नहीं। नॉलेजेबल एंड मीनिंग मेकर, सही बात है। ज्ञानवर्धक और अर्थ की रचना करने वाले हैं बच्चे। पियाजी क्या बोल रहे हैं? लिटिल साइंटिस्ट हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं नॉलेज का, ध्यान रखिएगा। वल्नरेबल एंड इन नीड ऑफ प्रोटेक्शन, नहीं, कमजोर नहीं है। मासूम और आश्रित, बिल्कुल नहीं, तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही है। असर्शन दिया, शिक्षकों को बच्चों को प्रयोग के लिए बहुत सारे अवसर देने चाहिए और उदाहरणों और गैर उदाहरणों पर चर्चा करनी चाहिए। टीचर्स शुड गिव अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज टू चिल्ड्रन फॉर एक्सपेरिमेंटेशन एंड डिस्कस एग्जांपल्स एंड नॉन एग्जांपल। बच्चों में गलत धारणाओं से निपटने का एक रचनात्मक तरीका विपरीत उदाहरण प्रदान करना है। अ कंस्ट्रक्टिव वे ऑफ डीलिंग विद मिसकंसेप्शन इन चिल्ड्रन इज टू प्रोवाइड काउंटर एग्जांपल्स। बताइए, चलिए देखते हैं। पहले बात कर रहा है टीचर को अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए बच्चों को एक्सपेरिमेंट करने की और फिर डिस्कस करना चाहिए जो भी एग्जांपल नॉन एग्जांपल है, बिल्कुल सही बात है, हमारा एक सही है। दूसरा है एक रचनात्मक तरीका है मिसकॉन्सेप्शंस के साथ डील करने के, कि उनको एक काउंटर एग्जांपल प्रोवाइड करें, बिल्कुल सही बात है। इसको ऐसे समझेंगे, अगर हम कहें कि जेंडर इक्वालिटी सही चीज है लेकिन बच्चे समझ नहीं पा रहे हैं, तो हम उनको बताएंगे कि जेंडर इनइक्वालिटी होने से क्या क्या हो सकता है, तो उसके थ्रू वो कंपेयर करेंगे और खुद कंस्ट्रक्ट करेंगे, तो दोनों एक दूसरे को एक्सप्लेन भी कर रहे हैं। सो हमारा बोथ आर एंड ट्रू इज ऑप्शन नंबर 4। चेंज एंड स्टेबिलिटी इन इमोशंस, पर्सनालिटी एंड सोशल रिलेशनशिप टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट, भावनाओं, व्यक्तित्व और सामाजिक संबंधों में परिवर्तन और स्थिरता किस विकास में शामिल हैं? बताइए। देखिए, डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट कहता है हमारा इमोशनल डेवलपमेंट होता है, सोशल डेवलपमेंट कहता है सोशल रिलेशनशिप डेवलप होते हैं, लेकिन यहाँ बात हो रही तीनों की, इमोशन, पर्सनालिटी, सोशल रिलेशनशिप, तो तीनों आएंगे हमारे साइको सोशल डेवलपमेंट, ऑप्शन नंबर 2, जिसमें मन और सामाजिक दोनों का डेवलपमेंट होता है। जीन पियाजेस थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट इम्प्लीकेट्स दैट, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत यह बताता है कि कॉन्सेप्ट शुड बी टॉट इन ए सीक्वेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स टू सिंपल, अवधारणाओं को जटिल से सरल के क्रम में सिखाया जाना चाहिए, ऐसा कुछ बता रहा है। करिकुलम शुड बी डिजाइंड कीपिंग चिल्ड्रंस एज ग्रुप एंड स्टेज इन माइंड, सही लग रहा है। बच्चों के आयु समूह व चरण को ध्यान में रखकर तैयार किया जाना चाहिए पाठ्यक्रम। फोकस ऑन टीचिंग शुड बी द आउटकम ऑफ द एक्टिविटी इंस्टेड ऑफ प्रोसेस ऑफ थिंकिंग, गतिविधि के परिणाम पर होना चाहिए ना कि सोचने की प्रक्रिया पर। बिहेवियर शुड बी कंडीशनड यूजिंग रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट, ये तो पूरी तरह से गलत है। बताइए कौन सा सही है? चलिए देखते हैं। बात हो रही जीन पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, मींस संज्ञान का विकास कैसे होता है। जीन पियाजे क्या मानते हैं? लिटिल साइंटिस्ट है बच्चे, एक्टिव लर्नर है, लेकिन उन्होंने स्टेजेस में डिवाइड भी किया है, प्री ऑपरेशनल, सेंसरी मोटर, SPCF। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए अगर हम पाठ्यक्रम को बच्चों के आयु समूह व
चरण को ध्यान में रखकर डिजाइन करेंगे तो बच्चे ज्यादा आसानी से सीखेंगे। सो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ हमारा सबसे अप्रोप्रिएट आंसर है। और ये हमेशा सिंपल टू कॉम्प्लेक्स होता है, कॉम्प्लेक्स टू सिंपल नहीं होता है। पहले हम एब्स्ट्रैक्ट थॉट नहीं डेवलप कर सकते हैं, पहले कॉन्क्रीट थॉट आएंगे, बाद में एब्स्ट्रैक्ट थॉट आएंगे। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 है। विच मेथड डिड कोलबर्ग यूज टू स्टडी मोरल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन? कोलबर्ग ने बच्चों के नैतिक विकास का अध्ययन करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया, बताइए। अगर आपने कोलबर्ग डेवलपमेंट थ्योरी पढ़ी है तो बहुत इजी है। ध्यान रखिए, कोलबर्ग ने क्या किया, सैंपल कलेक्ट किए, मेल सैंपल, और बच्चों के सामने एक मोरल डायलेमा का एग्जांपल दिया, और बच्चों ने जो आंसर किया, जो रिस्पॉन्ड किया, उसी बेस पे उन्होंने इस थ्योरी को डेवलप किया। तो जैसे हमारा पहला ऑप्शन है, पोजिंग मोरल डायलेमास टू चिल्ड्रन एंड एनालाइजिंग रिस्पॉन्सेस, बच्चों के सामने नैतिक दुविधाएं रखना और अनुक्रियाओं की समालोचना करना, इसी के बेस पे उन्होंने पूरी थ्योरी डेवलप की है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही है। आई होप ये सारे क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में।